बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल ईरान में एक आग लगी और उनकी रिफाइनरी, एक बहुत बड़ी रिफाइनरी, वो आग से जल के भस्म हो गई। उससे अगले दिन गल्फ ऑफ ओमान में ईरान का एक जहाज़ किसी न किसी तरह उसमें भी आग लग गई, जल के तबाह हो गया। अब ये कोई आम नुकसान नहीं है। इससे पहले इनकी जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उनमें भी बहुत सारा सबोटाज होता रहा। 2010 में हुआ, फिर बाद में, और फिर अब कुछ ही अरसा पहले ईरान के सदर ने इफ्तिताह किया था अपने सेंट्रीफ्यूजेस का, जहाँ पे कि यूरेनियम अफसूदगी का काम किया जाना था, यूरेनियम तैयार करना था। वो मोस्ट मॉडर्न आपने वहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह लगाए, लेकिन वहाँ पे भी एक धमाका हुआ, बिजली चले गई और फिर वो जितने भी सेंट्रीफ्यूजेस थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए। इतने स्पेन करते रहे कि वो कई तबाह हो गए, कुछ डैमेज हो गए। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अभी अहमदी नजाद जो हैं वो अभी अपनी इलेक्शन की जो कैंपेनिंग कर रहे हैं उसमें उन्होंने कुछ 10 अरब डॉलर का नुकसान का कहा है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि ईरानियन साइंसदान, चीफ साइंटिस्ट थे उनके, फखरीजाद, वो भी कत्ल कर दिए गए। उससे पहले कासिम सुलेमानी को कत्ल किया इराक में। लेकिन ये मैं ईरान के अंदर जो कुछ होता रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और इससे बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। अब चीज़ ये है कि ईरानी खुद जानते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते। हकीकत ये है कि इसराइल ईरान के अंदर वो इनके इंटेलिजेंस नेटवर्क और इनकी जो एटमी तनसीबात हैं या एटमी तनसीबात को चलाने वाला तबका, उसमें मुकम्मल तौर पे वो शरायत कर चुके हैं, उनकी सफ़ों में जा चुके हैं। और आज ईरान की कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। ईरानी वक्तन फ़वक्तन कोई वाक़या होता है तो उसके बाद एक बुलंदबाग दावा करके ऐलान कर देते हैं कि हम इसका बदला लेंगे, हम ये करेंगे, और बाज़ औक़ात कुछ कह भी देते हैं कि हमने ये कर दिया या वो बदला लिया। लेकिन ये ज़मीन पे अगर देखें, उसकी हकीकत देखें, तो उस टाइप की कोई चीज़ नहीं हुई होती। इसका मतलब ये है कि उस ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पे दुश्मनों के कब्ज़े में आ चुका है। यानी इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो मुकम्मल तौर पे शरायत कर चुकी है। यहाँ ये भी एक चीज़ वाज़े कर दें कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फेल करने के लिए सिर्फ इसराइल की इंटेलिजेंस ही काम नहीं कर रही। ये 2-3 और भी कुछ मगरबी ममालिक हैं जो कि मदद कर रहे हैं इसराइल की, और वो भी मुख्तलिफ जगहों पे इंटेलिजेंस सेटअप उन्होंने रखा है और वहाँ से उनकी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अभी इसराइल ने मुआहदा किया यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ, और यूनाइटेड अरब एमिरेट ने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया, सफारत खाने खुल गए, आना जाना शुरू हो गया। इसी तरह बहरीन में, बहरीन बिल्कुल ईरान के साथ है। अब जब ये मुल्क जो हैं ये एहतियात नहीं करेंगे तो यही जगह हैं जो कि ईरान के खिलाफ एक्शन करने के लिए या इंटेलिजेंस सेटअप बनाने के लिए ये बड़ी कारआमद होंगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिनसे कराया जाए, इंटेलिजेंस का काम कराया जाए, वो इजरायली होंगे या, उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को इस्तेमाल किया और उसमें सबसे बड़ी तादाद ईरानियों की अपनी है। अभी सूरत हाल है कि आपने देखा कि वियना में नेगोशिएशंस हो रही हैं, ईरान के साथ बातचीत हो रही है माहदे को नए सिरे से अमली जमा पहनाने के लिए, कि माहदा तय हो जाए, उस पर बातचीत हो रही है। पेशरफ्त हुई है लेकिन बातचीत जो है वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन ईरान ने साथ ही ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके एक तो विजिटर्स को बंद कर दिया। उनको 3 महीने का इन्होंने रखा हुआ था उनके साथ माहदा, उनको बंद किया, और अब उनको मना कर दिया है कि ना तो किसी चीज़ की वो तस्वीर ले सकेंगे, ना ही किसी किस्म का डेटा कलेक्ट कर सकेंगे। ईरान ने उनकी एक्सेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी है। ये एक अच्छा कदम है उस लिहाज से कि जहाँ इंटेलिजेंस का इतना बड़ा मसला बना हो, वहाँ ज़रूरी है कि आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाएं, और सिक्योरिटी में हर तरह का बढ़ाने की ज़रूरत है। पिछले दिनों ईरानियन पार्लियामेंट ने भी तकरीरें हुई, उसमें उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा कि हुक्मरान जो है इन्होंने ईरान को
गैर मुल्की जासूसों की एक जन्नत बना के रख दी है। वो यहाँ पे खुले बंदों फिर रहे, काम कर रहे हैं। ये एक परेशानी का इजहार था। सबूत और शवाहिद तो सिर्फ इन वाक़यात की शक्ल में नज़र आते हैं, लेकिन एक परेशानी, एक कंसर्न कि इसका होगा क्या। और हकीकत ये है कि आज अगर देखें तो ईरान की जो अपनी इंटेलिजेंस है उसके अंदर कहा जाता है कि बहुत सारे एजेंट्स जो हैं इजराइल के, बहुत सारे जासूस उसमें घुस चुके हैं, वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो ये भी खदशा है कि जो ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात है उसमें भी ये लोग जा चुके हैं, और इसी वजह से ये सैबोटाज वगैरह के वाक़यात हो रहे हैं। और जितने भी स्ट्रेटेजिकली जो इनके तनसीबात हैं जो बहुत अहम हैं, उनमें कहा जाता है कि मोसाद ने अपना नेटवर्क जो है वो कायम कर लिया है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ईरान एक वक्त में जब यहाँ पे आयतुल्लाह की हुकूमत आई और शाह के जो वफादार लोग थे वो बाहर चले गए, और कई फैमिलीज ईरानी, बहुत सारी फैमिलीज वो बाहर दूसरे मुल्कों में आबाद हैं, लेकिन उनकी रूट्स यहाँ पे हैं, उनके रिलेटिव यहाँ पे हैं, लोग हैं, आते जाते हैं। तो बहुत सारे तो वो लोग हैं जिनको के रिक्रूट किया गया और वो यहाँ पे आके मिलते मिलाते हैं, ठहरते हैं, काम करते हैं। लेकिन यहाँ ईरान में एक मसला है बेरोजगारी, गुर्बत, बहुत लंबे वक्त के लिए जो सैंक्शंस लगी रही हैं उसके इफेक्ट सामने आ रहे हैं। नतीजा ये कि पैसा काम कर रहा है और ईरानी पैसा लेके तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह रिक्रूट किए हैं। जब बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स उनको मिलती हैं तो वो इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब चीज़ यह है कि यहाँ पे इधर इन्होंने वो सेंट्रीफ्यूजेस वाला मैंने वाकया जिक्र किया, इधर सदर ने उसका इफ्तिताह किया और अगले दिन ही उसको तबाह कर दिया गया। अब चीज़ यह है कि ये काम होता कैसे है। जो ये कई एक्सप्लोजन्स हो चुके हैं। अब ये देखने की बात यह है कि इजराइल जो है वो ये काम कर कैसे रहा है। यहां पे इजराइल ने दो तरह की इंटेलिजेंस की है, काम की है। एक तो ये कि उन्होंने तमाम वो इंटेलिजेंस के जरिए तमाम वो चीजें पता की जो ईरान बाहर से मंगवाता है। उसने न्यूक्लियर प्लांट्स का कोई कंपोनेंट बाहर से लेना है, उसका सोर्स चेक किया, जहां कहीं बन रहा है इजराइलियों ने वहां पहुंचे, वहां जाके लोगों को पैसा खिलाया, या डिफेक्टिव पार्ट वहां पे उसको लगवा दिया उसमें, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज रखवा दी, कोई एक्सप्लोसिव रखवा दिया, कोई मैकेनिज्म ऐसा सेट कर दिया, या वहां पे कंप्यूटर चिप को ऐसा रख दिया जिसको कि ऑपरेट किया जा सकता था। बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी प्लानिंग का काम है, लेकिन इजराइलियों ने इस पे मेहनत करके तो इसको किया। अब बात यह है कि यहां पे जब वो इक्विपमेंट वहां लग जाता है तो उसको चलाएं, टेस्ट करें, उस वक्त पता नहीं चलता। बाद में कहीं से उसको कंप्यूटर सिग्नल दिया जाता है तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। अब पिछले दिनों जब ये यहाँ पे 2010 का गालिबन जो धमाका था, उसमें ये ईरानी साइंसदानों ने अपने ऑफिसेज वगैरह के लिए, यहाँ जहाँ उनकी न्यूक्लियर तनसीबात थी वहाँ के लिए फर्नीचर खरीदा, और फर्नीचर में से ही कहा जाता है कि एक डेस्क के अंदर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस छुपी हुई थी जो कई महीने इसी तरह पड़ी रही, किसी को पता नहीं चला। और फिर जब वक्त आया, जब ऑपरेशन शुरू हुआ वहां पे, तो वो डिवाइस एक्टिवेट कर दी, धमाका हुआ और उससे सारी तबाही मच गई। अब चीज ये है कि बहुत सारे ब्राइट लोग, ईरान के पढ़े लिखे लायक साइंसदान हैं या और भी बड़े पढ़े लिखे लोग, लेकिन जब उनको रोजगार नहीं मिलता वो मारे मारे फिरते हैं, धक्के खाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। वो उनमें से कई लोग इसी तरह हत्थे चढ़ जाते हैं, और उनको जब ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं तो नेचुरली फिर उसका आप देखिए कि उसका जो इफेक्ट है वो यही है कि आपकी कोई भी चीज महफूज नहीं। अब खतरा यह है कि इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं गालिबन, उनमें भी कोई लोग घुस चुके हुए हैं, और उनकी लॉयल्टीज के ऊपर, या वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लॉयल्टीज के ऊपर 100% यकीन नहीं किया जा सकता। अब वहां पे ईरानी जो लोग हैं वो भी एतराज कर रहे हैं। पार्लियामेंट भी कहती है कि ये जो एटमी तनसीबें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं,
इनके ऊपर इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया रखना, ये तो कोई तुक नहीं बनता, ये आपने क्यों किया। लेकिन मजबूरी ये है कि ये एक ऐसा इशू है कि आपको एक दफ़ा लोग घुस जाएं इसमें एक दफ़ा जासूस आ घुसें, फिर मुश्किल हो जाती है। तकरीबन आप देखिए कि 6 के करीब इनके न्यूक्लियर साइंसदान जो हैं वो कत्ल किए जा चुके हैं ईरानियों के। उसमें ये मोहसिन फखरीजादे रिसेंट था जिसको कत्ल किया गया, जिसको मारा गया, और कुछ उसका सही पता नहीं लग सका कि उसको कैसे कत्ल किया गया। और कहा जाता है कि वो एजेंट्स जिन्होंने कत्ल किया था वो गालबन कोई वेपन प्लांट कर गए थे, और जब तक वो वेपन फायर हुआ उसको कत्ल किया गया। क्योंकि वो गालबन सैटेलाइट से कंट्रोल हो रहा था, ये एजेंट्स वहां से मुल्क से फरार हो चुके थे, लिहाजा उनमें से कोई भी पकड़ा नहीं गया। अब क्या साराइयां पीछे हैं, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हो सका, और फिर नारे लगाते रहे कि हम इसका बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बदला भी कोई नहीं लिया जा सका। यहां पे ये है कि जो जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट है यहां पे जिसको इंस्टॉल किया गया है, इंस्टॉलेशन में भी गलत कंपोनेंट जो हैं वो भेजे गए, जिससे डिले आती रही, प्रोजेक्ट जो है वो लेट होते रहे। ये नहीं कि वो बाद में दूसरा कंपोनेंट मिल गया, कर लिया आपने, लेकिन इजराइल बाहर से डिफेक्टिव माल भिजवाने में या वहां से डिले करवाने में ये कामयाब रहा। चुनाचे ये जो डैमेज है साइबर अटैक की वजह से या धमाकों की वजह से, ये खुद ही उनके अंदर जो लोग घुस चुके हैं वही करवाते हैं, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। और अब ये है कि जब भी हम ये देखते हैं कि इसकी ईरान जो है वो ऐलान कर देता है कि मैं अब 60% अफसूदगी करूंगा यूरेनियम की, और हम अब बड़ा मॉडर्न इक्विपमेंट लगा रहे हैं। ये जब ये ऐलानात करते हैं, इनका मकसद ये होता है कि ये दुनिया को या इजरायलियों को, दूसरों को बताएं कि हम आपकी परवाह नहीं कर रहे, आप मुआहदा नहीं कर रहे तो हम भी परवाह नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें जब उनको वो अलर्ट हो जाते हैं और वो सारा पता करके, तो इनकी ये जो कुछ करना है तबाह, वो उसके पीछे लग जाते हैं। और इनफैक्ट इंटरनेशनली उनको कई जगहों से मदद मिल जाती है इस काम के लिए। अब इसमें रिस्क ये है कि ईरान ये ना हो, दुनिया समझती है कि तंग आ जाए एक वक्त पे और वो महसूस करे कि मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया, तो वो फिर कोई बहुत बड़ा कदम ऐसा उठा ले जिससे कि खित्ता जंग में झोंक दिया जाए, और उसके नताइज लाजमन बहुत बुरे हो सकते हैं। ईरान के लिए मसाइल और भी जगहों पे हैं। ईरान ने कुछ अपनी वेपन बनाने का फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ सीरिया में, शाम में भी रखी थी, क्योंकि वहाँ से वो हिजबुल्लाह को भी देते थे, यहाँ से वो भी जो है उनमें से बाज उनको भी इजराइल ने तबाह किया है। क्योंकि वहाँ पे ये हुआ है कि जब शाम बिल्कुल तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, लोगों में भूख नंग गुर्बत आई, बहुत सारे लोग इजराइल की तरफ क्रॉस करके चले गए, वहाँ पे वो जाके तो आप कह लीजिए कि रेफ्यूजीज बन गए, महाजर हो गए वहाँ पे। लेकिन उन्होंने भी पैसे की खातिर इजराइल के लिए काम करना शुरू किया, वापस आते हैं, आके तो वहाँ पे जासूसी करके ये तबाही फिरवाते हैं। अब चीज़ ये है कि ईरान के अपने जो हालात हैं वो जहाँ भी सीरिया में हैं या यहाँ भी, इजराइल भरपूर तरीके से उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, और नतीजा ये कि आज ईरान के लिए एक परेशानी का बायस बना हुआ और उनके पास इसका कोई हल नहीं। दुनिया ये कहती है कि इन चीज़ों से ईरान वैसे तो बाज नहीं आएगा, वो अपने इरादे का पक्का है, हम जो कुछ भी करें इससे डिले हो सकती है, लेट हो सकता है, लेकिन ख़तरात जंग की तरफ भी है कि ईरान किसी वक्त पे तंग आके तो जंग न कर दे या कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे कि जंग छिड़ जाए। और उसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान माली तौर पे बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि इस खेल में तकरीबन 30 अरब डॉलर का ईरान नुकसान कर चुका है। और अगर यही होगा तो लाजमी बात है कि मुल्क का नुकसान माली, जिसके ऊपर पहले पाबंदियां बहुत सारी आयद हैं, उसका तेल नहीं बिक रहा और उसकी माशियात पहले ही तबाह हुई पड़ी है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। अब एक जो लेसन है, जो ईरान के हालात हैं अंदर के, जिनका भी चर्चा है, जिनके बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं मगरबी मीडिया में, वो
कुछ मुख्तलिफ हैं उनकी लीडरशिप के बारे में। मैं पहले समझता था कि यह गालिबन प्रोपेगेंडा है, लेकिन बड़ी हद तक उसमें सच्चाई भी है। पाबंदियों की वजह से मुल्क गरीब हो रहा है, लेकिन लीडर गरीब नहीं हो रहे, और यही मसला तकरीबन हमारे अक्सर इस्लामी मुल्कों का है। पाकिस्तान में भी ये मसला है और उसके नताइज अच्छे नहीं होते। जो एक्सपर्ट्स हैं वहां पे, जो इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि जब मुल्क के लीडर मुल्क की दौलत, कौम की दौलत दोनों हाथों से लूटना शुरू करते हैं, तो जो फिर गरीब शहरी हैं वो ये समझते हैं कि हमें धोखा दिया गया, हमारे नाम पे ये आके हुकूमत कर रहे हैं, हमसे वोट लिया, लूट मार ये खुद कर रहे हैं, और हमारे जिम्मे, हमारे हिस्से में क्या रह गया? ख्वारी, बेरोजगारी और महंगाई, और हालात ये होते हैं कि इनमें भूख नंग भी आपको लोगों में नजर आती है, और उसी की वजह से ये लोग बिल्कुल रजाकाराना तौर पे जब पैसा ऑफर होता है तो दुश्मन के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमें भी ये देखना होगा कि जहां इस मुल्क में करप्शन और पैसा बनाना और लालच बेतहाशा फैली हुई है, कहीं ऐसे लोग पैदा न हो जाएं जो पैसे की किल्लत, भूख और अपनी मजबूरियों की वजह से किसी दुश्मन के आलाकार बन जाएं। अगर ये हालात हों तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।